हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट होप फार्मेसी। अभी तक आप पूरी ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी समझ चुके हो, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जान चुके हो कि ह्यूमन बॉडी बनी कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे सेल्स से टिश्यूज़ तक की जर्नी, टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, एनाटमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है। बट आपने इस सब्जेक्ट का जब पूरा नाम सुना होगा, पूरा नाम पढ़ा होगा, तो वो ह्यूमन एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बट अब हमें पैथोफिजियोलॉजी पे मूव करना है। तो चलो शुरू करेंगे। उससे पहले एक चीज, फर्स्ट होप अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको डिटेल्ड नोट्स सब ऐप पे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको ऐप पे ही जाना पड़ेगा, वहां पे ऑल इन वन सब चीजें आपके ऐप में हैं। डायग्राम, पीवाईक्यूज, नोट्स, आपके ये फ्लैश कार्ड, सब चीजें वहीं अवेलेबल हैं। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यार मैं कहाँ से पढ़ूंगा, मुझे डिटेल नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे पढ़ूंगा, यार ये तो ऐसे तो मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे। यार मैंने एक चीज बोली, आप नोट पैड रखो, नोट पैड पे छोटे छोटे पॉइंटर लिख सकते हो, याद रखने के लिए कुछ निमोनिक कोड्स हैं उनके लिए रख सकते हो, बट आपको ऑलरेडी जब डिटेल्ड नोट्स ऐप पे मिल रहे हैं तो क्यों मेहनत करनी है, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी का जो हमारा सेशन है, आगे का जो पढ़ना है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा मेडिकल और पैथोलॉजी वाला टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेडिकल लाइन में चले जाते हैं कि भाई ये तो बायो तो सब पढ़ी हुई है, आगे पढ़ाओ, कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ाओ, कुछ वो चीज एक्सप्लोर कराओ। तो वही एक्सप्लोर करेंगे, एक सिंपल स्टोरी की तरह हम समझेंगे। सेल पे अटैक होता है, सेल अडेप्ट करता है चेंज या नहीं, या टूट जाता है, अगर टूट गया तो कैसे टूटा और वो दिखता कैसा है। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन। सेल इंजरी बेसिकली क्या होता है, कैसे हमारा सेल अडेप्ट करता है उस चीज को। अडेप्ट करने का मतलब है अपने आप को उस चीज में ढाल लेना, बदलाव कर लेना, अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करना, मतलब एडजस्ट करना किसी तरीके से। बेसिकली ये है आपका सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन। बट इसको और अच्छे से समझेंगे। बेसिकली ये जब आप स्ट्रेस में आते हो, स्ट्रेस में आके ओवर थिंक करते हो, अपना दिमाग खराब करते हो, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी करते हो, सेम ऐसे ही सेल के साथ होता है। जब सेल स्ट्रेस में आता है तो उसके साथ क्या क्या हुआ, सेल स्ट्रेस में आने के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, क्या सेल घायल हो जाएगा या सेल अपने आप को बदल लेगा। आप लोग भी बहुत ज्यादा घायल हुए हो, बहुत लोगों को धोखा मिला है, बहुत लोगों ने चेंजेस किए हैं, बहुत लोग बोलते हैं आई एम नॉट द सेम पर्सन अ लॉन्ग टाइम बैक विच आई वॉज। ऐसे बोलते हैं ना कि 3 साल पहले जो मैं था या बहुत सालों पहले जो मैं था अब वो मैं नहीं हूं, बोलते हो ना ऐसा। सेम वही चीज आपको समझनी है सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन में। अब देखो, सेल हमेशा किसी ना किसी स्टिमुलस, मतलब कोई बाहर की चीज आई है, किसी बाहर की चीज की वजह से अगर आपका सेल लगातार कुछ ऐसी चीजों से एक्सपोज रहता है या उनके कांटेक्ट में रहता है, उसका एक्सपोजर होता है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, अगर उससे कभी एक्सपोज हुआ तो जो ये स्टिमुलाई है जिनसे वो एक्सपोज हुआ है, नॉर्मल है, हेल्पफुल हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती हैं। जब हार्मफुल स्टिमुलस आता है तो सेल के पास दो ही रास्ते बचते हैं, कोई अदर चॉइस नहीं है उसके पास। आपका सेल जो है, समझिए आपका एक सेल है या आप ही हो, आप एक कंडीशन में बहुत ज्यादा रहे हो, आपको स्ट्रेस पे स्ट्रेस मिल रहा है, लोग आपको ताने दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक तो होता है मोटिवेशन मिल रहा है, बार बार मोटिवेशन मिल रहा है तो आप एक्टिव रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, काम करूंगा अच्छे से, एनर्जी, रिकवरी सब कुछ होगा। बट जब आपको ताने मिल रहे हैं, आपकी बॉडी के अगेंस्ट हो रही है चीजें, स्ट्रेस पे स्ट्रेस है, बढ़ता जा रहा है, एक तो नॉर्मल स्टिमुलाई हो गया जो हेल्पफुल रहेगा, एक हार्मफुल है। अगर हार्मफुल स्टिमुलाई सेल को जाके कुछ तो करेगा ना एट द एंड, अगर वो बहुत सीवियर है या बहुत लगातार चीजें हो रही है, दो ही चीजें होंगी आपके सेल के साथ। वो दो चीजें हैं, एक तो इंजरी होना या उस स्ट्रेस की वजह से आपका सेल अडेप्ट कर लेगा। अडेप्ट करो
स्ट्रेस अगर मैनेजेबल है तो उसको ठीक है एडजस्ट करने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई कोई बात नहीं, जो भी स्ट्रेस है देख लूंगा, मैं कर लूंगा। बट अगर ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो मतलब आपका सेल इंजर्ड हो जाएगा, उसको चोट लग सकती है। अब सोचो, इससे एक स्टूडेंट की एग्जाम प्रिपरेशन की तरह है, एक स्टूडेंट है जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, तो थोड़ा सा प्रेशर आए तो वो अडेप्ट कर लेता है, मतलब अडेप्ट कर लेगा, ठीक है, ज्यादा पढ़ेगा, चीजें करेगा अपने आप को बेहतर करने के लिए उस प्रेशर के बाद। लेकिन बस जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो एक टाइम पे ब्रेकडाउन हो ही जाता है, टूट जाता है इंसान, ठीक है। वो ब्रेकडाउन इंजरी कहलाता है। वो ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, वो इंजरी है, आप हर्ट हो चुके हो उस चीज से, ठीक है। तो सबसे पहला हमें ये देखना है कि सेल इंजरी, पार्ट 1 जो हमें समझना है वो है सेल इंजरी। अब सेल इंजरी आपकी दो तरह से है। जब भी कभी हमारा सेल बहुत लंबे समय तक या बहुत अति अनलिमिटेड स्ट्रेस या कोई हार्मफुल एजेंट्स के एक्सपोज में आ जाता है, एक्सपोजर में आ जाएगा, उनसे मिलता जुलता रहेगा, तो आपके सेल को क्या होगा, इंजरी होगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा है। अब वो इंजरी कैसी हो सकती है, वो दो तरह की हो सकती है। एक तो रिवर्सिबल इंजरी, एक होती है इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी मतलब रिकवरेबल डैमेज, मतलब अगर स्टिमुलस माइल्ड है या छोटा है, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन थोड़े से टाइम के लिए हुआ है, तो आपका जो सेल है वो रिकवर कर सकता है जब वो स्टिमुलस मतलब वो स्ट्रेस हटा दिया जाए, ठीक है। मान के चलिए अगर किसी को आप प्रेशर कर रहे हो एक छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए कि भैया उसको 1 साल प्रेशर किया या आधा साल कुछ प्रेशर किया, वो स्ट्रेस हट गया, या किसी एग्जाम से प्रेशर आया, वो एग्जाम चला गया, खत्म, वो रिकवर हो सकता है, ठीक है। वो रिवर्सिबल इंजरी है। एक बार जैसे चोट लग के ठीक हो जाती है ना, वैसी वाली रिवर्सिबल इंजरी है। जैसे हल्का सा स्क्रैच आया तो थोड़ी देर में या कुछ टाइम में वो ठीक हो जाएगा, आपको पता है ये रिवर्सिबल इंजरी है। अब इसमें क्या होता है, क्या चेंज होगा, अगर किसी सेल को रिवर्सिबल इंजरी हुई है तो क्या होगा, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, कोई फैटी चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आपका रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब आप वापस नहीं जा सकते हो, यू कांट गो बैक टू योर एक्स। वो होता है ना, भाई मूव ऑन कर ले, तू कहाँ पीछे अपनी एक्स के पास जाएगा या कहाँ तू अपनी एक्स के पास जाएगी, ठीक है। वो होता है इरिवर्सिबल, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कोई वापस जाने का फायदा नहीं है, यहां से कोई बैक या यू टर्न है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई भी स्टिमुलस या स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक मतलब परसिस्ट करता है या इतना सीवियर है, इतना भयंकर हो जाता है कि आपका सेल वहां से वापस नहीं ले जा सकता या आपका सेल वहां से वापस जा ही नहीं सकता। एक होता है ना कि आप किसी इंसान को इतना ट्रॉमा दे दो, इतना ट्रॉमा दे दो कि वो उससे वापस नहीं जा सकता। तो सेम ऐसा ही सेल के साथ होता है, जब एक स्टिमुलस बार बार लगातार बहुत लंबे समय तक या कंसिस्टेंटली उस पर रहता है, उस पर स्ट्रेस पड़ता रहता है, तो सेल की क्या होगा, सेल की इंजरी भी होगी, सेल की डेथ हो सकती है। दो ही तरीके होते हैं, एक तो होता है नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस, ठीक है। जब सेल आप वापस से ठीक नहीं हो सकता। सोचो जैसे बहुत ज्यादा अगर डीप कट आ जाए और आप सोचो नहीं यार ये तो ठीक हो जाएगा, जैसे स्क्रैच ठीक हो जाता है, नहीं, अगर डीप कट है तो स्क्रैच की तरह वो ठीक नहीं होगा, वहां स्टिचेस लगाने ही पड़ेंगे। अब वहां पे इंटरवेंशन नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ क्या है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को याद रखना कि आपका सेल बिल्कुल खत्म हो सकता है, उस सेल डेथ हो सकती है, उसका मतलब RIP हो जाएगा, आपके सेल का क्या हो जाएगा, RIP, रेस्ट इन पीस चला जाएगा इरिवर्सिबल इंजरी में। रिवर्सिबल मतलब रिकवरेबल, इरिवर्सिबल मतलब RIP, सेल डेथ हो जाएगी। क्लियर। सेल इंजरी क्या होता है समझ गए, सेल की इंजरी कितने टाइप की होती है ये भी समझ गए। ये इंट्रोडक्शन है आपके पैथोफिजियोलॉजी का। हम बहुत बेसिक लेवल से शुरू होंगे और बहुत हायर लेवल पर जाएंगे। हायर लेवल कहाँ है, डिजीजेस पर, जब बीमारियां होती हैं, बीमारियों में कैसे बीमारी हुई, कैसे उसमें क्या क्या किस वजह से बीमारी हुई, कैसे काम हुआ, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। फिर ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें। देन यहाँ है सेल अडेप्टेशन। अब सेल अडेप्टेशन 5 तरीके से सेल खुद को बदलता है, 5 तरीके से, ठीक है, हमेशा याद रखना। व्हाट आर दोस 5 टाइप्स। अब कैसे अडेप्ट करेगा, देखो जब स्ट्रेस
बहुत लंबे टाइम तक हो आपके सेल को, तो सेल को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, या उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझते हो। अगर सरवाइव करना है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने सुना होगा, सरवाइव करना है तो चीजें बहुत लेवल तक, हद तक बर्दाश्त करनी पड़ती है, देन उसके बाद ठीक होता है। तो सेल अडेप्टेशन आपका वही है। सेल को भी अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक स्ट्रेस होगा, लंबे समय तक रहा, तो आपका सेल अडेप्ट करना शुरू कर देगा। सेल सोचेगा कि अगर मुझे जीना है, मुझे सरवाइव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब कैसे बदला जाएगा खुद को सरवाइव करने के लिए, ये 5 तरीकों से बदला जाएगा। अब इसको ना आप एक फैमिली की तरह समझो कि हमारा सेल सरवाइव और फंक्शनिंग करने के लिए कैसे काम करेगा। सबसे पहला है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब है साइज को छोटा करना, मतलब सेल का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। अब क्या होता है, साइज छोटा हो जाना, एट्रोफी को याद रखना कि मतलब सेल का साइज छोटा हो रहा है, वो है एट्रोफी। हाइपरट्रोफी का काम है साइज बड़ा हो जाना, साइज बड़ा होगा, इसमें साइज छोटा होगा। हाइपरप्लेसिया का है नंबर में बढ़ जाना, नंबर ऑफ सेल्स आपके टिश्यूज में बढ़ जाते हैं एक तरीके से। मेटाप्लेसिया में सेल टाइप ही बदल जाएगा। कितने तरह के टाइप्स पढ़े थे ना, सेल टाइप्स पढ़े थे, वो सेल का टाइप ही चेंज हो जाएगा। और डिस्प्लेसिया होता है जहां पर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, बहुत खतरनाक है। अब इसको प्री कैंसरस कंडीशन भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। ये बेसिक आपको जो इनके नाम है, नाम के हिसाब से इनको जानना है कि क्या है, मतलब एट्रोफी साइज में छोटा हो जाना, हाइपरट्रोफी साइज में बड़ा हो जाना। राइट, चलो अब वन बाय वन इनको समझते हैं। अब जो एट्रोफी है, एट्रोफी होता क्या है, देखो सेल साइज कम हो जाएगा, हो जाता है कम डिमांड या जो बुरी कंडीशन है उसकी वजह से। क्यों भाई, क्यों साइज छोटा करना है, क्यों करना है, जब आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाए या फंक्शनल डिमांड जो है वो कम कर दे, तो सेल को भी छोटा होना पड़ेगा। राइट, अब यहां ऐसे समझो, अगर डिमांड कम कर दी, आपको खाना कम मिलना शुरू हो गया, आपके अंदर कुछ चीजें आपको कुछ कम देने शुरू कर दिया, तो एट द एंड क्या होगा, आपका जो जीआई है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा एक तरीके से, बेसिक। अब एट्रोफी में जब डिमांड या बुरी कंडीशन आए, उसकी वजह से सेल अपना साइज छोटा कर लेता है, उसमें ऑर्गेनेलीज जो है आपके सेल में वो कम हो जाएंगी, साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। तो याद रखो DDIML मतलब डिसयूज, डिनर्वेशन, स्कीमिया, मैलन्यूट्रिशन, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। अब देखो, एक तरीके से बोला जाए, माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो माइक्रोस्कोप में दिखता है छोटी सेल्स, कम ऑर्गेनेलीज, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, लाइपोफ्यूशन, ग्रैन्यूल्स, मतलब एजिंग पिगमेंट्स। बहुत डीप में चला जाएगा, बट आप एट्रोफी से याद रखोगे सेल का साइज कम हो जाता है क्योंकि फंक्शनल डिमांड कम हुई है। फंक्शनल डिमांड कम होने की वजह से, कुछ बुरी कंडीशनिंग की वजह से सेल को अपना साइज घटाना पड़ता है। अगर आपके हाथ में प्लास्टर, मतलब देखा जाए 2 महीने तक है, तो जब प्लास्टर खुलेगा तो मसल्स जो है ना पतली दिखने लगती हैं, तो ये है डिसयूज एट्रोफी बेसिकली। बहुत लोगों को देखा होगा, प्लास्टर होता है, उसके बाद ऐसा लगता है हाय हाथ तो पतला पतला हो गया, पैर तो पतला पतला हो गया, ऐसे कैसे, तो वो इसी की वजह से होता है। अब नेक्स्ट है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी मतलब साइज बड़ा हो जाना। सेल साइज बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है, सेल का नंबर नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं 1 2 3 4 सेल हो गए, नहीं, सेल अपने आप को बड़ा कर लेता है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है, भाई उसको ज्यादा चाहिए, चीजें चाहिए, और साथ ही साथ हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से सेल का साइज आपका हाइपरट्रोफी में बढ़ जाता है। हाइपर मतलब हाइप कर दो, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा दो, तो इट मीन सेल का साइज बढ़ गया। ठीक है, जैसे वर्कलोड बढ़ता है, वर्कलोड तो हमारा भी बढ़ रहा है भाई, सबका ही वर्कलोड बढ़ रहा है, आपका भी वर्कलोड बढ़ रहा है, 5 सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं, हमें बहुत सारे काम करने हैं। राइट, तो वर्कलोड बढ़ने की वजह से हाइपरट्रोफी मतलब सेल का साइज बढ़ता है। जैसे आप जिम गए, जिम में आपने एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज करने से क्या होगा, मसल हाइपरट्रोफी होता है। ठीक है, समझ गए, जिम में जाओगे, कुछ तो जो मसल्स इतने बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, कुछ तो होगा, सेल का साइज तो बढ़ता होगा ना।
सेम वैसे ही आपका यहाँ पे हाइपरट्रॉफी कहलाएगा। हार्मोनल स्टिमुलेशन है, जैसे प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में यूट्रस हाइपरट्रॉफी में चला जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका इतना सा ही यूट्रस रहेगा, प्रेग्नेंट वुमेन का इतना सा ही रहेगा, बढ़ता है ना, पेट वेट बढ़ता है, सब चीजें। तो ये हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से और साथ ही साथ वर्कलोड बढ़ाने की वजह से सेल का साइज बढ़ता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अब हाइपरप्लेसिया पे आते हैं। अब जैसे हाइपरप्लेसिया है, हाइपरप्लेसिया में नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, सेल की जो काउंटिंग है, नंबर है, वो बढ़ती है ज्यादा सेल डिवीजन की वजह से। ज्यादा बहुत सेल्स डिवाइड होने लगते हैं, नंबर ऑफ सेल्स आपके टिश्यूज में, ऑर्गन्स में बढ़ने रखते हैं, क्योंकि वहां पे आपके सेल का डिवीजन बढ़ चुका है। ज्यादा सेल का डिवीजन हुआ मतलब हाइपरप्लेसिया होना शुरू हो गया। जैसे हार्मोनल है, हार्मोनल में प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड करते हैं, डिवीजन होना शुरू होता है। कंपनसेटरी की बात करें तो जैसे लिवर रीजनरेशन होना है, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग लिवर डोनेट कर देते हैं, उस टाइम पे भी एक तरीके से देखा जाए तो कंपनसेशन करने के लिए वहां पर हाइपरप्लेसिया हो जाता है। पैथोलॉजिकल, जैसे बहुत एक्सेसिव एस्ट्रोजन है तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो सकता है। तो ये हाइपरप्लेसिया मतलब द नंबर ऑफ सेल्स इन टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ सेल डिवीजन। सेल की संख्या बढ़ती है ज्यादा सेल डिवीजन होने की वजह से। क्लियर, सिंपल। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मेटाप्लेसिया। सेल इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। सेल अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। टाइप्स ऑफ सेल अडेप्टेशन क्या होता है, एग्जाम में पूछते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। अब आपका मेटाप्लेसिया पे आते हैं। अब देखो, मेटाप्लेसिया सेल टाइप मतलब सेल का टाइप ही बदल जाना, कि वो कॉलमनर था तो स्क्यूमस हो गया, इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो समझ सकते हो। अब ये हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी में कंफ्यूज मत होना। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल ट्रॉफी एक ही है, एक ही ट्रॉफी रहेगी, एक ही सेल बड़ा जीता। हाइपरप्लेसिया मतलब प्लेसिया सुनते ही सोचो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लेसिया प्लस प्लस प्लस, ज्यादा सेल्स है, नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मेटाप्लेसिया में एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप दूसरे सेल के टाइप से रिप्लेस हो जाता है। क्रोनिक इरिटेशन की वजह से होता है मेटाप्लेसिया, और ये प्रॉपरली रिप्लेसेबल है, मतलब रिवर्सिबल है, आप कह सकते हो। एक आपका डिफरेंशिएटेड सेल टाइप है, वो दूसरे टाइप से आपका रिप्लेस हो गया, बट ये रिवर्सिबल चेंज है, वापस से बैक टू इट्स पोजीशन वो आ जाएगा, ये मेटाप्लेसिया है, ठीक है। सेल चेंज हो गए, सेल टाइप ही बदल गए, एक दूसरे से बदल गए, बट ये वापस इस तरीके से जाएगा आएगा वाली सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि बस गया गया खत्म, नहीं। डिस्प्लेसिया, अब डिस्प्लेसिया क्या होता है आपका, एबनॉर्मल ग्रोथ। ये थोड़ा डेंजरस है, ये डेंजरस जोन में आ जाता है आपका। अब डिस्प्लेसिया में सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, जिसको मोस्टली ऑफन हम प्री कैंसरस कंडीशन भी कहते हैं, या प्री कैंसरस कंडीशन मानी जाती है, प्री नियोप्लास्टिक कंडीशन भी कहते हैं उसको। कैसे होगा, जैसे बहुत ज़्यादा क्रोनिक इरिटेशन हुई, इन्फ्लामेशन है, जैसे HPV से सर्वाइकल डिस्प्लेसिया हो जाता है, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से डिस्प्लेसिया हो सकता है। तो माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, बट 4 फीचर्स अगर आपको याद रखने हैं। प्लियोमॉर्फिज्म है, जिसमें साइज शेप में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, सेल सब अलग अलग दिखने लगने, मतलब अलग अलग दिखने शुरू हो जाएंगे। वो डिफरेंशिएशन की बात की है ना हमने, तो मेटाप्लेसिया इसमें भी आके एंटर कर जाता है, ठीक है। नंबर 2, साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है, हाइपरक्रोमेटिक इरेगुलर न्यूक्लियाई हो जाएगा, नॉर्मल टिश्यू का आर्किटेक्चर गड़बड़ आ जाएगा, जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है सेल का वो ऊपर नीचे होता है। तो भैया चेंजेस तो बहुत आते हैं डिस्प्लेसिया में, तभी उसको प्री कैंसरस या प्री नियोप्लास्टिक कंडीशन भी कहा जाता है। आपको अगर याद रखना है अडेप्टेशन का चार्ट वगैरह अगर याद रखना हो तो लिख लेना आपको, वैसे नोट्स में तो ये सब चीजें हैं। हाइपरट्रोफिया में साइज कम हो जाता है, रिवर्सिबल है, आपका वापस आ जाएगा। हाइपरट्रोफिया में साइज बढ़ता है, ये भी रिवर्सिबल है। हाइपरप्लेसिया में नंबर बढ़ता है, आपके सेल्स का नंबर बढ़ जाता है टिश्यूज और ऑर्गन्स में, ये भी रिवर्सिबल है, वापस हो जाएगा। मेटाप्लेसिया में सेल टाइप चेंज हो जाता है, ये भी रिवर्सिबल है, बट डिस्प्लेसिया इज नॉट रिवर्सिबल, ओके।
ये प्री कैंसरस है और रिस्की भी हो सकता है। ओके, बस आपको सेल इंजरी एंड सेल एडेप्टेशन में ये चीजें समझनी थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना फीडबैक कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। अब इसमें फीडबैक सिस्टम आपको ये ऐसे मेंटेन मतलब सोच समझ के चलना है, ये होम्योस्टेसिस का पार्ट है। होम्योस्टेसिस चचा सुने ही होंगे, ही वाज द चचा इन आवर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब ये चाचा हमारे भैया यहाँ पर आ गए। होम्योस्टेसिस तो ज़्यादा इसको नहीं करना है, बट हाँ इसका हम फीडबैक समझेंगे। फीडबैक सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के फीडबैक सिस्टम है वो पढ़ेंगे। ये आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा नया एंगल आएगा थ्री कंपोनेंट्स का। थ्री कंपोनेंट्स का एंगल क्या है आपके फीडबैक सिस्टम में, ऐसे तीन कंपोनेंट्स क्या क्या है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले रिसेप्टर, सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ऑल्दो ये भी चीजें छोटी छोटी चीजें आपको पता होती हैं। रिसेप्टर या सेंसर जिसको बोल लीजिए, रिसीव जो करेगा, जो सेंस करेगा या रिसीव करेगा। अब चेंजेस यहाँ से डिटेक्ट होंगे, कोई तो सेंस ऑर्गन है स्किन पे, टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो रिसेप्टर उस चीज को सेंस करते हैं, अब उसको पहचानते हैं। उसके बाद वो वहां से जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आई उसको कंट्रोल सेंटर पर भेजेंगे। ठीक है, कंट्रोल सेंटर पर जो भी इंफॉर्मेशन आई उसको नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करके इंस्ट्रक्शन देकर क्या करेंगे, उस सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। कंट्रोल सेंटर क्या है, आपका ब्रेन। ठीक है, कंट्रोल सेंटर तो वही है, सारी चीजें वही कंट्रोल करता है। अब पहुंचेगा आपका ब्रेन, जो करेगा, ब्रेन क्या बोलेगा कि भाई ये रिस्पॉन्स, उसने इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब किया, जो भी चेंजेस करने हैं ट्रांसलेट करके कुछ ना कुछ करके उसने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जो पहुंचाया वो इफेक्टर तक। इफेक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्टर का काम होता है उस रिस्पॉन्स को या जो उसको बोला गया है करने के लिए वो करेगा इफेक्टर। एक्चुअल एडजस्टमेंट करने का काम है इफेक्टर का। ये सिर्फ आपको वहां से बैठे बैठे हुक्म चलाएंगे कि भैया ये कर दो वो कर दो। घर में बड़े भाई बहन होते हैं ना, वो बोलते हैं एक दूसरे को जा जाके एक गिलास पानी लेके आ, तो क्या होगा, प्यास लगी पानी चाहिए, उसने बोला, इफेक्टर आपका छोटा भाई भागा भागा जाएगा कि अच्छा लो ठीक है जाता हूं। अब इफेक्टर उस रिस्पॉन्स के लिए जाएगा आपकी बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए। ठीक है, एक्चुअल एडजस्टमेंट करता ही इफेक्टर है। जैसे मसल शिवरिंग हो रही है, मतलब जैसे सोचो, एग्जाम्पल समझो, सबसे पहले आपने डिटेक्ट किया कोल्ड है, ठंड हो रही है बाहर, सोचो ठंड में, विंटर्स में पहुंच जाओ। ठीक है, अगर विंटर में नहीं पहुंच पा रहे हो एसी चला के विंटर में पहुंचो। सबसे पहले कोल्ड आपके रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे कि भाई हाँ ठंड तो हो रही है। अब जो रिसेप्टर ने कुछ सेंस किया, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को भेजेगा, कंट्रोल सेंटर को। अब ब्रेन डिसाइड करेगा क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना चाहिए। अब वो जो एक्शन लेगा वो किसको भेजेगा, आपके इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करेगा, आप रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स कैसे होगा, मसल्स जो हैं वो कांपने लगेंगे, शिवर करेंगे। वो होता है ना ठंड में दांत किटकिटाते हैं, ये ऐसे करके मसल्स शिवर करके हीट बनाना शुरू करती हैं। हीट जैसे ही बनती है आपका टेम्परेचर फिर नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है। सेम ऐसे ही जब गर्मी है, अब तो गर्मी कहाँ है, अब तो रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है, अब तो सारे ही सीजन एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। रेनी सीजन, समर हो रही है तो रेन आ गई है, विंटर हो रही है रेन है, विंटर में गर्मी हो गई है। बहुत सारी चीजें आप देख भी रहे होंगे, बहुत ज्यादा हमारे सीजन चेंज होने लगे हैं, उसमें कोई ना कोई आके टांग जरूर अड़ा देता है। ऐसे ही जैसे इस टाइम पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो आपको गर्मी लग रही है, तो आपकी स्किन को पता चला हाय बहुत गर्मी है, फिर आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा बॉडी के टेम्परेचर को, जो कंट्रोल सेंटर में बैठा हुआ है। अब वहां से वो बोलेगा स्वेट ग्लैंड को कि स्वेट प्रोड्यूस करो, पसीना निकालो, स्वेटिंग होनी शुरू होगी। जैसे ही स्वेटिंग होनी शुरू होगी आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। यही फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, यही तीन जजेस बैठते हैं, यही तीन जजेस मेंटेन करके रखते हैं आपका फीडबैक सिस्टम। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। कितने तरह के फीडबैक सिस्टम है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव में क्या होता है, चीजों को
नॉर्मलाइज्ड करने की कोशिश की जाती है। बढ़ गया है तो उसको जमीन पे लेके आओ, घट गया है तो उसको तब भी जमीन पे लेके आओ। पताल में नहीं छोड़ना है उसको कि भाई तू पताल में रह ले, कोई बात नहीं, नीचे तो गिर गया है, नहीं, वो उसको गिरे हुए को भी उठाना है, जो ऊपर उठ के ज्यादा ही आसमान में पहुंच गया है या उस 4 चांद लग गए उसको भी लेकर आना है। तो वो नेगेटिव फीडबैक है, या तो वो रिवर्स करेगा ओरिजिनल चेंज में या रिड्यूस करेगा। स्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना है। सबसे ज्यादा कॉमन हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है जो फॉलो करते हैं। जैसे अभी बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा घटा लाना नॉर्मल ही है। हमारी बॉडी ना ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकती है ना ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, राइट। ऐसे ही ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन होना जरूरी है, वैसे ही ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन होना जरूरी है। ना तो आप बहुत हाई बीपी में रह सकते हो, ना ही आप बहुत लो बीपी में रह सकते हो, आपको चीजें नॉर्मल चाहिए। वो आता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में, क्लियर। देन आता है आपका पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का हमेशा याद रखना, यहां क्या है, एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है। ब्रेक से मतलब ना तो ये आपको ऊपर जाने देगा ना ये आपको नीचे जाने देगा, आपको मेंटेन करके रखेगा, रोक के रखेगा, ठीक है। ये है आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेटर, आप एक्सेलरेटर पर बस पैर रखो और भैया डायरेक्ट अपने गोल तक पहुंचो। जब तक गोल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम चलता ही रहेगा, क्लियर। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है ब्लड क्लॉटिंग का। अब ब्लड क्लॉटिंग का कैसे रिस्पॉन्स है, अब देखो, इंजरी हुई, कोई भी इंजरी हुई, आपको मानिए चोट लग गई, चोट लगी, रिसेप्टर को पता चल गया भाई इसके तो चोट लग गई, खून खराबे कराया है ये। अब उसके बाद आपका ब्रेन डिसाइड करेगा, फिर वही चीज है, ब्रेन कंट्रोल सेंटर कुछ डिसाइड करेगा, तो वो बोलता है कि प्लेटलेट्स रिकग्नाइज करते हैं और सिग्नल भेजेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, आपका इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद प्लेटलेट्स जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, देन उसके बाद वो सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सेंटर पर, और सिग्नल भेजने के बाद वहां से इफेक्टर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स इकट्ठी करनी शुरू करेगा, तब जाकर वहां पर एक क्लॉट पूरा बनेगा। भाई अब वहां थोड़ा सा स्क्रैच लगा है, कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वो क्लॉट फॉर्म करेगा, ठीक है। वो प्लेटलेट तब तक इकट्ठी करता रहेगा जब तक कि वो जो इंजरी है, जहां चोट लगी है, वो वहां पर लाइक ऐसा होता है ना, ब्रिक्स के बीच में सीमेंट भरना होता है, ईंटों के बीच में सीमेंट भर दे, तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो सीमेंट भर नहीं जाता, वो प्लेटलेट्स वहां भर नहीं जाती। जब तक ये होता रहेगा ब्लीडिंग, और एट द एंड क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये ब्लड क्लॉटिंग में, सेम चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन में होता है, मिल्क इंजेक्शन के टाइम पर भी होता है। और आपका पॉजिटिव फीडबैक बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर केस में आएगा, जब जरूरत है तभी होगा, और ये कंटिन्यू रहता है, तब तक चलता रहेगा जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद वो वहां पे टर्मिनेट हो जाता है। सिंपल, क्लियर। आई होप अब किसी को होम्योस्टेसिस, कंपोनेंट्स फीडबैक सिस्टम और कितने तरह के फीडबैक सिस्टम है उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, और एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन है। ह्यूमन एनाटमी में भी आपका कॉमन है, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में, और पैथोफिजियोलॉजी में भी कॉमन है, क्लियर। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। किस वजह से सेल इंजरी हो सकती है, पूछ लिया जाता है, किसने भैया क्या कर दिया, किस वजह से हो गया, क्यों हो गया, वो होता है ना, जैसे चोट लग जाती है तो चोट कैसे लगी, वो पता करना है। कोई भी हार्मफुल स्टिमुलाई, कोई भी खतरनाक चीज आपके सेल को या तो डिसफंक्शन कर सकता है, उसका सेल का फंक्शन खराब कर सकता है, सेल की डेथ कर सकता है। ये चीज आपको पता है। किस वजह से हो सकती है सेल इंजरी, आपको पता है सेल इंजरी 2 तरह की है, एक तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब क्या क्या कॉजेज हैं सेल इंजरी होने के, सबसे पहले है, या एक ट्रिक याद रखनी है आपको, वो है PCIGNHA। यही पैटर्न है, इसी पैटर्न को आप ट्राई करना, PCIGNHA, PCIGNHA। अब ये कैसे है, सबसे पहले PC का मतलब है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स मतलब कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा है या कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर आपका बाहर से ऐसा हुआ है। अब ये सोचोगे भाई बहुत ज्यादा ठंड होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी हीट तो जनरेट कर ही लेगी, नहीं,
एक आपने सुना होगा, बहुत लोग हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा हीट की वजह से मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से मर जाते हैं, विंटर समर में बहुत लोग की डेथ हो जाती है। और क्यों होती है? क्योंकि बाहरी कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट्स हैं, जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन खराब कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ, हीट हुआ, रेडिएशन हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक मिला, ट्रॉमा हुआ, कोई भी बाहर से फिजिकल एजेंट आया, उसने कुछ भी करा, तो आपकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर? देन आते हैं पी के बाद सी पे। सी जो है वो है आपका केमिकल एजेंट। सी वाला नहीं है, ये सी दूसरा है, केमिकल एजेंट्स। अब कुछ केमिकल्स या जो हार्मफुल, क्या बोल सकते हैं, कुछ ऐसे तत्व या कुछ आपके रासायनिक पदार्थ, करेक्ट, रासायनिक पदार्थ ही बोलते हैं ना, हाँ, रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं या कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, एसिड्स है, अल्कलाई है, गैसेस हैं, अल्कोहल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, उनकी वजह से सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, प्रोटीन्स खराब हो जाते हैं, एंजाइम्स खराब हो जाते हैं। मतलब सेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं होते हुए, बनते हुए, सब चीज़ें पता है। तो वो क्या होता है, केमिकल एजेंट्स, बाहर के कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों की वजह से आपका जो सेल है वो खराब हो जाता है, मतलब सेल पे कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आता है आई। पीसी पूरा हो गया, अब आते हैं आई। आई जो है वो है इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट की बात कर रहे हैं। इन्फेक्शियस एजेंट के बाद इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की भी बात करेंगे। यहां आई पे स्क्वायर लगा लीजिए। क्या लगाना है? पीसी आई स्क्वायर। ठीक है, आई के ऊपर 2, GNHA। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स, बाहर से कोई भी पैथोजन आया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, उसने आके आपके सेल पे क्या किया? उनको हरा के उनको खराब करने की कोशिश की, उनको इन्वेड करने की कोशिश की। तो होता है ना, पैथोजेंस आते हैं, वो सेल्स को बिल्कुल मारने की कोशिश करते हैं, चढ़ जाते हैं उन पे, टॉक्सिन्स बनाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगा, तो एट द एंड आपका सेल मर जाएगा, नहीं झेल पाएगा, कुछ तो चेंजेस आएंगे। अब क्या होता है, बैक्टीरिया अगर आया है, इन्फेक्शियस एजेंट आया, तो सेल मर तो नहीं जाता। हम अगर एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपको पता है हम कुछ टाइम में ठीक हो जाते हैं, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का कोर्स होता है। तो सेम ऐसे ही ये कॉज हो सकता है आपके सेल की इंजरी होने के लिए। रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की बात करें तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस। इम्यूनोलॉजिकल मतलब आपका इम्यून रिस्पॉन्स ही आपकी बॉडी को, मतलब इम्यून सिस्टम ही अपने अगेंस्ट खड़ा हो गया, और कोई आपका दुश्मन नहीं होता। आप अपने आप के खुद दुश्मन बन जाते हो एक समय पे। आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, अपने आप को गाली देते हो, भाई तू तो किसी काम का नहीं है, तू किसी लायक नहीं है। क्यों कहना है भाई? आपके सेल को इंजरी हो सकती है, वो सेल को इंजर्ड मत करो भैया, वो ठीक हो जाएगा, उसको छोड़ दो, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। बट ये डिजीजेस की बात कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा अलग चला गया, कोई नहीं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है, ये ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है जहां पे हमारी बॉडी हमें अपने आप ही डैमेज करना शुरू कर देती है। देन आते हैं जी पे। जी जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई ऐसा जीन इधर उधर हुआ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सेल्स डैमेज हो रहे हैं। देन आते हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस पे। आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हुई, विटामिन्स की कमी हुई, या ओबीज हो गए आप, मोटापा बढ़ गया, वजन बढ़ गया, उसकी वजह से भी हमारा सेल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, उसमें शायद रिवर्सिबल इंजरी हो सकती है। करेक्ट? देन आते हैं एच में आता है आपका हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। हाइपोक्सिया बोल दीजिए, स्कीमिया बोल दीजिए। हाइपोक्सिया, स्कीमिया मतलब ऑक्सीजन या आपके ब्लड का फ्लो कम होना। बहुत टाइम आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई जितनी डिमांड थी, डिमांड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, ब्लड फ्लो में कमी रही। तो ये सारी चीजें आपकी सेल को इंजर्ड कर सकती है। एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से आपके सेल की डेथ हो गई। ठीक है, हाइपोक्सिया या स्कीमिया, समझ गए? अब ये एग्जाम्पल है आपका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक
भी बहुत इसी चीज़ का, हाइपोक्सिया एक इस्कीमिया रीज़न होता है, स्ट्रोक भी, बहुत सारे ब्लड लॉस में भी यही होता है, ब्लड का फ्लो कम है, ब्लड की डिमांड ज़्यादा है, ब्लड है ही नहीं, ठीक है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कम हो गया, तो ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना, ठीक है, या ब्लड कम हो जाना, बेसिकली ये बोला गया है। आप एच पे आ गए, हाइपोक्सिया। देन आते हैं ए पे। ए है एजिंग। अब देखो समय के हिसाब से तो जाना पड़ेगा इस देश भी, इस जगह भी। तो एजिंग का क्या है, हमारा जो रिपेयरिंग सिस्टम है, हमारा जो मैकेनिक है अंदर का, वो धीरे धीरे बेचारा बुढ़िया जाता है, ठीक है, बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो वो काम उस हिसाब से नहीं करता, तो हमारा रिपेयरिंग मैकेनिज्म जो है वो समय के हिसाब से वीक होता जाता है, ठीक है। तो वो एजिंग की वजह से हमारे जो सेल्स हैं धीरे से रिपेयर करते हैं, कम रिपेयर करते हैं। आपने देखा होगा जो आपके लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हैं या किसी को भी कभी चोट लग जाती है तो उन्हें बहुत समय लग जाता है हील होने में, ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो ये चीज है। अब कॉजेज ऑफ सेल इंजरी कोई भूलेगा तो नहीं, क्या क्या, PCI² GNHA, PCI² GNHA, ओके। PC फिजिकल केमिकल एजेंट्स, infectious immunological reaction, genetic, nutritional deficiency, hypoxia and aging, ठीक है, PCI² GNHA। समझ गए कॉजेस क्या क्या हुए, ये हमारे सेल के 8 दुश्मन हैं, डोंट फॉरगेट। हमारे सेल के कितने दुश्मन हैं, कितने एनिमीज हैं, 8 एनिमीज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, सेलुलर डैमेज की टारगेट्स। अब पैथोजेनेसिस समझना है हमें सेलुलर डैमेज का। 4 ऑर्गेनेलीज हैं आपकी, 4 ऑर्गेनेलीज पे अटैक होना है। आपका सेल डैमेज होगा कैसे, पहली चीज तो ये सोचो, आपके सेल क्या है, कैसे बना है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, वही चीजें तो डैमेज होंगी ना, तभी तो आपका सेलुलर डैमेज कहलाएगा, ठीक है। आपका सेल फंक्शन करना बंद कर दे, आपका सेल मर जाए, कैसे मरेगा। अब कभी भी किसी इंसान को गोली मारी जाए तो गोली अगर उसके वाइटल ऑर्गन्स पे लगेगी तभी तो इंसान मरेगा, या ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तभी तो मरेगा ना। वही डैमेज कैसे होगा सेल के अंदर वो समझेंगे, कौन से ऑर्गेनेलीज पे डैमेज होता है और उसके बाद हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं एट द एंड। सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड की ही बात कर लेते हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड हमारा डैमेज हो गया जो कि सेल मेम्ब्रेन है, तो क्या होगा, जब भी कभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, टॉक्सिन्स आ जाएं, हार्मफुल केमिकल्स आ जाएं, इन्फेक्शियस एजेंट्स आ जाएं, बैक्टीरिया, कोई ट्रॉमा लग जाए, कुछ भी मेडिकल ट्रॉमा हुआ है, कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से जो ये सेलेक्टिवली परमेबल था ना, कुछ ही लोगों को आने जाने दिया करता था, वो क्या होगा, उसकी वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी चली जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड क्या हुआ, जरा सा इंजर्ड हुआ तो वो तो हट ही जाएगा, वहां से हट गया तो इट मीन्स कोई भी अंदर बाहर जा सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आते जाते रहेंगे, जैसे गेट ही टूट गया है भैया, किसी को कुछ नहीं पड़ा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई अंदर आया किसी को गोली मार के चला गया, सोसाइटी में क्या ही पता चलेगा। तो यही चीजें होती हैं, ये कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ता है अगर सेलुलर मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो, ठीक है। आपको पता है क्या फंक्शनिंग है सेलुलर मेम्ब्रेन की, अगर सेलुलर मेम्ब्रेन डैमेज हुआ तो क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज पे। अगर हमारा पावर हाउस ही डैमेज हो जाए तो, पावर हाउस बंद कर दिया, बिजली का घर ही उड़ जाए, बिजली आएगी नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमारा बिजली घर बंद हो जाए, सोचो। अब पावर हाउस कैसे बंद होगा, जब ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पाएगी, कुछ केमिकल्स या टॉक्सिन्स उसके पास तक पहुंच गए, कुछ फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पहुंच जाए उसके पास, ठीक है, या कोई रेडिएशन पहुंच जाए उसके पास, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा मर सकता है, मतलब बंद हो सकता है। अगर ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ या हमारा पावर हाउस बंद हो गया तो क्या होगा, सबसे पहली चीज तो जो एनर्जी बना रहा है, हमारी करेंसी जो है अंदर की, वो कम होगी। कम होगी तो मतलब हमें कुछ चीजें नहीं मिलेगी, सबसे पहले एनर्जी बननी कम हो जाएगी।
फिर ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाती है, ठीक है, हमारे सेल्स के अगेंस्ट कुछ ऐसी ताकतें बढ़ जाती हैं जो हमसे झेली नहीं जाएंगी। ROS हम बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग से, फ्री रेडिकल्स का अलग टॉपिक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन का अलग टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर आ जाएगा, मतलब आपका एपोप्टोसिस ट्रिगर हो जाएगा, मतलब कि बोलेगा, सेल बोलेगा कि भैया जाओ मर जाओ डायरेक्ट, ठीक है, वो बोलेगा कि भाई कुछ नहीं होगा, सेल डेथ पाथवे को एक्टिवेट करेगा, बोलेगा कि देखो सीधे निकलो, वो रही पहाड़ी और कूद जाओ। ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज का अंजाम एट द एंड, ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, ठीक है। पूरी फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी, काम ही बंद हो जाएगा, एनर्जी ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब है आपका राइबोसोम डैमेज। आपके कुछ की स्ट्रक्चर हैं, उनको अगर डैमेज हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले राइबोसोम आता है जो कि हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो क्या होगा। कोई भी टॉक्सिन है जिसकी वजह से हमारे राइबोसोम के फंक्शन खराब हो सकते हैं। ROS है, स्ट्रेस जब ज्यादा होगा वो हमारे क्या करेगा, राइबोसोमल RNA या प्रोटीन को खत्म करता है। न्यूट्रिएंट्स डेप्रिवेट हो जाएंगे, अमाइनो एसिड्स कम होने शुरू हो जाएंगे। अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, राइट। तो इस तरीके से बोला जाए तो एट द एंड ये टारगेट क्या कर रहा है, हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस को। हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, हमारी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी जल्दी एक तरीके से देखा जाए तो। और फिर यहाँ पर सेलुलर फंक्शन नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, और एट द एंड हमारी सेल इंजर्ड हो जाएगा, चोट लग जाएगी, जख्मी घायल हो जाएगा, और उसके बाद वो मर भी सकता है अगर ठीक नहीं हुआ तो, राइट, करेक्ट, समझ गए। देन आते हैं न्यूक्लियर डैमेज। अब आप सेल पढ़ के आओ, प्लीज ऐसा मत करना कि यार आप भूल जाओ सेलुलर डैमेज, नॉट सेलुलर डैमेज, सेल कंपोनेंट्स एंड सेल फंक्शंस, कंपोनेंट फंक्शन, सॉरी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज इन सेल, ये मत भूल जाना, ठीक है। न्यूक्लियर डैमेज हो, अगर आपके बॉस के कैबिन को ही कोई बम से उड़ा दे तो, वो होता है ना, एक प्रिंसिपल टारगेट होता है, एक डीन टारगेट रहता है, या डायरेक्टर टारगेट रहता है सबके कॉलेजेस में, उसके ही कैबिन को आग लगा दी जाए तो, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को लगानी नहीं है, बट हाँ बॉस के कैबिन में अगर कोई गड़बड़ हुई, कोई डैमेज हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले तो डैमेज कैसे होगा, आप ही लोग डैमेज करोगे, आप ही को प्रॉब्लम है, उससे काम नहीं करता है पूरे प्रॉपर। तो उस बॉस के कैबिन में अगर देखा जाए, न्यूक्लियस जो है वो DNA डैमेजिंग के कुछ एजेंट्स हैं, जैसे रेडिएशंस, केमिकल, ROS, जिसकी वजह से हमारा जो DNA है वो टूट जाएगा, या उसका जो रिपेयर है वो नहीं हो पाएगा, या अपने आप को इतना मॉडिफाई कर लेगा कि समझ ही नहीं आएगा कि वो है भी या नहीं, ऐसे वाला। अब ये होता है कि रेप्लिकेशन का एरर आ जाए। हमने इंटरफेस पढ़ा था, इंटरफेस में आपके G1 S और G2 था। अब G1 में सिंथेसिस हुआ, S में वो G1 में उसका क्या हुआ था, प्रोसेसिंग शुरू हुई थी, सिंथेसिस हुआ, फिर उसका फाइनल चेक हुआ, एरर तो नहीं है DNA में। अब यहाँ पे बाई चांस वो G2 से आगे निकल गया, यहाँ कोई एरर आ गया, कोई डैमेज पहुंचा रेप्लिकेशन में, कोई भी हुआ, म्यूटेशन की वजह से हुआ है, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी आई है, तो उसने क्या किया, न्यूक्लियर डैमेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो गई, आपके जीन फंक्शन रेगुलेशन प्रॉपर, ये इन वजह से न्यूक्लियर डैमेज पॉसिबल है। देन एट द एंड क्या होगा, DNA रिपेयर फेल हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा, सेल अपने आप को पहुंचा देगा कि वो देखो वो रही पहाड़ी, और वहां से जाके कूद जाओ, खत्म कर लो अपने आप को। ये होता है एट द एंड। अब राइबोसोम और न्यूक्लियर डैमेज अगर हुआ तो आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट सेलुलर प्रोसेस हैं वो खराब हो जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस यहीं से चलते हैं, और ये कहीं गड़बड़ाए, इनमें डैमेज हुआ तो एट द एंड आपकी सेल इंजरी हुई, अगर रिपेयर नहीं हुआ तो सेल डेथ भी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने मॉर्फोलॉजी पर। सेल इंजरी की मॉर्फोलॉजी क्या कहती है, डैमेज कैसा दिखता है। अगर आपके सेल को डैमेज हुआ है तो क्या होगा, आपका सेल कैसी कंडीशन में पहुंचेगा, चोट लगेगी,
या तो स्क्रैच आएगा या फटेगा, उसमें स्टिचेस आएंगे, या फिर खून निकलेगा, या खून नहीं निकला स्वेलिंग आ जाएगी, ऐसी सब चीजें होती है ना। सेम वही हम सेल की इंजरी में समझेंगे। सेल को चोट लगी है, सेल को चोट लगने के बाद क्या हुआ है, उसको स्वेलिंग आई है, फट गया है, कुछ टूट गया है, कुछ भी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी कैसे होता है। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई तो उसमें 3 ही आपके चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो सेलुलर स्वेलिंग, मतलब जो वाटर आयन का इनफ्लक्स है, इनफ्लक्स से आपके जो सेल्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, बेचारे पेल से दिखने शुरू हो जाएंगे, बेचारों की जान सी निकल जाएगी, साथ ही साथ वो टर्जिड दिखते हैं, मतलब अर्लियर साइन ऑफ इंजरी। आपका सेल बेचारा मोटा हो जाएगा, बेसिकली ये है सेल स्वेलिंग, मतलब वो मोटा हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्यों हो गए, पंप नहीं कर पा रहा है, वो बाहर नहीं दे पा रहा है, कुछ सिर्फ अंदर लिए जा रहा है कि ठीक है जो भी दे रहे हो दे दो, खाना दे रहे हो दे दो, मोटा होता चला जाता है। बॉडी शेमिंग नहीं करनी है बेचारे को, बट स्टिल सेलुलर स्वेलिंग की वजह से एट द एंड वो आपका, बट अगर वो फिर कोशिश करेगा, उसका पंप फेलियर जो हुआ है, पंप ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, तो फिर वो वापस अपनी उसी फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा सोचता है कि मैं बस ऐसा हो गया हूँ, वाई आई लुक लाइक दिस, वाई आई लुक लाइक दिस, तो एट द एंड आप अपने आप को बदल सकते हो। यू आर इन अ रिवर्सिबल स्टेट, नॉट इरिवर्सिबल, ओके। हाँ, स्ट्रेस हटा दो, स्ट्रेस हटा दो कि चेंजेस आ जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा, बट स्टिल ऐसा मत सोचना कि मैम ने कहा स्ट्रेस हटा दो चेंजेस आ जाएंगे। स्ट्रेस के साथ साथ थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेलुलर स्वेलिंग के बाद है फैटी चेंजेस, स्टेटोसिस। स्टेटोसिस अगर देखा जाए, बोलें आपका सेल है, सेल के अंदर लिपिड्स की ड्रॉपलेट इकट्ठी हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं बोला जाए कुछ ना कुछ फैट इकट्ठा हो रहा है। आपका ये सेल है, लिपिड हम मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे थे, इसको मतलब सही से प्रोसेस नहीं चल रहा था, इसका डाइजेशन नहीं हो रहा था, इसके पेट में खराबी चल रही थी, तो जो फैट है, फैट क्या हो गया, वो लिपिड ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई सेल के अंदर, ठीक है। ये हुआ फैटी चेंजेस या फिर स्टेटोसिस। ये वापस से आपके नॉर्मल में चला जाएगा क्योंकि रिवर्सिबल है। हाइड्रोपिक डीजनरेशन, हाइड्रोपिक मतलब सेलुलर स्वेलिंग का ही एक फॉर्म है। क्लियर वाटर आपके यहाँ वैक्यूल्स, मतलब क्लियर वाटर फिल्ड वैक्यूल्स जो हैं आपके साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, मतलब छोटी छोटी थैलियाँ वैक्यूल्स जैसी यहाँ पे आपके में मिलेंगी। वाटर, क्लियर वाटर फिल्ड रहेगा इन थैलियों में, और जो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो जाएगा, जिसको हम हाइड्रोपिक डीजनरेशन बोलते हैं। सेलुलर, आपका सेल स्वेल करेगा, सेल मोटा होगा, लेकिन कुछ पैचेस या कुछ वैक्यूल्स बनेंगे, वैक्यूल्स के अंदर आपका एक वाटर फिल रहता है, तो हाइड्रोपिक, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से भरे हुए वैक्यूल्स जो आपके सेल को स्वेल करते हैं, और ये वैक्यूल्स कहाँ रहेंगे, साइटोप्लाज्म में रहेंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो सेलुलर स्वेलिंग का जो मैकेनिज्म है वो एटीपी कम होने की वजह से रहता है, कि आपके आयन पंप्स हैं वो फेल हो गए, फिर सोडियम और पानी सेल के अंदर जाने लगा, तो सेल क्या होगा, आपका फूलना शुरू हो जाता है, जैसे बलून फूल जाता है ना, वैसे ही हो जाता है। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी है। देन बात करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। इरिवर्सिबल मतलब भैया अब यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा ये देखते हैं। रिवर्सिबल में अगर स्ट्रेस को हटा दिया जाए सेल इजीली रिकवर कर सकता है, बट अगर इरिवर्सिबल है मतलब आपका सेल उसके बाद रिकवर नहीं हो सकता, उसका क्या है, वो खत्म हो जाएगा। इरिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब लगातार और बहुत हद से ज्यादा का स्ट्रेस दिया जाएगा, तो उसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी, सेल मर जाएगा। अब 2 चीजें देखी थी इरिवर्सिबल में, एक तो अपोप्टोसिस और एक होता है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ठीक है, एक प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं इसको, बट आप पहले इरिवर्सिबल में एपोप्टोसिस बोले। प्रोग्राम मतलब हमने प्रोग्राम कर दिया है इसको कि कुछ समय बाद ये जो सेल है इसको मरना है या ये मर जाएगा, ऐसे करके। तो एपोप्टोसिस मतलब एक प्लान है, एक प्रोग्राम है, बोल सकते हो, ये प्लान किया है सेल की मृत्यु का। प्लान, ये बोल सकते हो प्लान्ड या पीसफुल डेथ, किसकी, सेल की। रेगुलेटेड सेल डेथ और प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको PCD से भी बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, ओके।
तो कैस्पेसिस, यहाँ पर कैस्पेसिस ही इन्वॉल्व रहता है, मतलब सेल जो है आपका श्रिंक होगा, धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होने शुरू होंगे, न्यूक्लियर टूटना शुरू होगा सेल के अंदर, सेल सिकुड़ेगा, उसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होना शुरू होंगे, न्यूक्लियर के टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे टोटे होने शुरू होंगे। देन उसके बाद वहां पे एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, और देन उसके बाद फेगोसाइटोसिस विदाउट इन्फ्लेमेशन, मतलब कि एट द एंड कोई सूजन या इन्फ्लेमेशन यहाँ पर नहीं होती, ठीक है, वो खा जाएगा, उसको एनगल्फ कर देगा और उसको भाई सेल आपका खत्म, उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ठीक है। फेगोसाइटोसिस का नाम सुना था ना, वही है यहाँ पर, समझ गए। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ या प्लान सेल डेथ, रेगुलेटेड सेल डेथ या पीसफुल डेथ उसको मिलती है, इसमें कैस्पेसिस इन्वॉल्व होगा आपका। नेक्स्ट, ये बहुत ही नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे डेवलपमेंट में या डैमेज सेल को क्लीन करने के लिए बेसिकली एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो चलता है। देन आता है नेक्रोसिस, जो कि आपका अनरेगुलेटेड सेल डेथ है, मतलब कि अनप्लान्ड है, इसको मारा गया है, ये मरता नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं मरा, अब कोई प्लान नहीं था, इसको अनप्लान्ड डेथ दी गई है, किसी ने इसको मारपीट की है इसके साथ, या वॉयलेंट डेथ हुई है। अनरेगुलेटेड, ये रेगुलेटेड सेल डेथ थी और ये आपकी अनरेगुलेटेड सेल डेथ है, मतलब बहुत खतरनाक इंजरी हुई है, बहुत सीवियर इंजरी है, जिसकी वजह से आपका सेल अब कभी वापस नहीं आ सकता, ठीक है। बहुत भाई इरिवर्सिबल सेल इंजरी ना, बहुत दुख हो के सुनो, क्योंकि ये आपकी सेल्स के साथ होता है, ठीक है। नेक्रोसिस में अनप्लान्ड वायलेंट डेथ है, कोई भी मतलब रेगुलेटेड डेथ नहीं है, ये अनरेगुलेटेड सेल डेथ है, सीवियर इंजरी हुई, सीवियर इंजरी होने की वजह से ही, जैसे लाइक आपके बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स आपने देखे होंगे, सुना भी होगा, जिनको ना इंजरी हो जाती है वो रिकवर नहीं कर पाते, कुछ टाइम बाद वो धीरे वो बॉडी सड़ने लगती है, गैंग्रीन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये वही आप बोल सकते हो। अब सेल स्वेल होगा, मेम्ब्रेन आपकी रप्चर हो जाएगी, सेल वही सूजना शुरू होगा, स्वेलिंग होनी शुरू होगी, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन, अब भाई जब एक टाइम बाद सेल फटेगा तो मेम्ब्रेन जो है वो तो भाई टूट फूट के बिखर जाएगी, फिर जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं, सेल के ऑर्गेनेलीज जो है लीक होने शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यही तरीका होता है आपके नेक्रोसिस में, सेल कैसे मरता है, देन सेल की डेथ कैसे होती है, सेल पहले फूलना शुरू होगा, स्वेलिंग होनी शुरू होगी, फिर फट जाएगा, मेम्ब्रेन फट जाएगी, उसके अंदर के कंपोनेंट इधर उधर बिखर जाएंगे, वहां से इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। 4 तरह के आपके नेक्रोसिस हैं, 4 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस आर देयर। अब जिसमें आपका आता है कोएगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, कैसियस और गैंग्रीनस, एक इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मतलब ये टाइप्स हैं, सेल डेथ बहुत तरीके से हो सकती है। अब कभी कंफ्यूज मत होना एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में। एपोप्टोसिस का मतलब है प्लान की हुई, कोई प्लान डेथ हुई है, पीसफुल डेथ हुई है, प्रोग्राम सेल डेथ है, कि भाई ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल प्रोसेस है, जब डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद आपके सेल कुछ टाइम बाद रिन्यू होते हैं ना, नए आते हैं, पुराने जाते हैं, ओल्ड होते हैं तो नए आते हैं, उसी का एक पार्ट है। नेक्रोसिस जो कि अनप्लान्ड है, यहाँ किसी ने कोई मतलब नहीं किया कुछ भी, बट स्टिल उनकी डेथ हो गई सेल डेथ की, तो ये थोड़ा सा वायलेंट डेथ में आ जाता है, ठीक है। अब एपोप्टोसिस में क्या होता है, आपका जो सेल का साइज है वो सिकुड़ना शुरू होता है, श्रिंक होता है, बट आपके नेक्रोसिस में सेल का साइज जो है वो स्वेल होना शुरू होता है, मतलब थोड़ा सूज जाता है, नॉट सूज जाता है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, मोटा होना शुरू होता है। आपकी मेम्ब्रेन एपोप्टोसिस में ऐसे ही रहती है क्योंकि वो इंटेक्ट रहेगी, देन उसके बाद उसकी एपोप्टोटिक बॉडीज बननी है, बट यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है, देन उसके बाद कंटेंट लीक आउट होता है। अब एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता, बट आपके नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होता है, और आपकी एपोप्टोसिस नॉर्मल सेल डेथ भी हो जाती है, ठीक है, एबनॉर्मल भी हो सकती है, मतलब सोचा जाए नॉट एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस आपकी हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, अनप्लान्ड है, किसी वजह से हुई है। एपोप्टोसिस आपकी फिजियोलॉजिकल, एक फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग पूरी हो गई उसके बाद उसको
डिस्कार्ड कर दिया या रिन्यू कर दिया, करेक्ट। ठीक है, एपोप्टोसिस में जो ये बीच का पीओ है, पीओ से मतलब है आपका पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड, और नेक्रोसिस से मतलब है यहां पर नेगेटिव आउटकम बेसिकली। ठीक है, ये तरीका। अब एक सोचो, अगर आपकी जो फिंगर है, फिंगर में बहुत ज्यादा सीवियर बर्न हो जाता है, मतलब सोचो आपने उंगली रख ली कहीं गलती से और बहुत ज्यादा जल गई, तो क्या वहां टिश्यू आपके मर जाएंगे? ये सोचो अगर टिश्यू वहां पे मर गए या मर जाए स्वेलिंग और रेडनेस की वजह से, तो क्या वो नेक्रोसिस है या एपोप्टोसिस? फिंगर सीवियर बर्न हुआ, टिश्यूज चले गए, मर गए, और स्वेलिंग और रेडनेस भी हुई वहां पे, तो क्या ये नेक्रोसिस है या एपोप्टोसिस? ठीक है, ये समझना। नेक्स्ट आते हैं हम अपने इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन पर। लास्ट है हमारा एडेप्टिव चेंजेस। अब वो ऐसे चेंज जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो सरवाइव कर पाता है और एक फंक्शन मेंटेन करके रखता है, अपने काम करता रहता है कुछ स्ट्रेस के नीचे, अपने आप को बदल देगा, अपने आप को चेंज कर देगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, अपने आप को एक तरीके से जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से अडेप्ट करना सीख जाएगा कि हाँ ठीक है, ये तो कंडीशनिंग है, अब मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे वाला। जिसमें हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। आपके 5 टाइप्स हैं सेल कैसे अडेप्ट करता है। सबसे पहले तो एट्रोफी, जिसमें आपके सेल का साइज कम हो जाता है, ठीक है, फंक्शनिंग कम होती है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे डिसयूज, डिनर्वेशन, इस्कीमिया, मैल न्यूट्रिशन और लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, आपके सेल्स कम होने लगते हैं, ऑटोफेजिक वॉक्यूल्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट, जब हम सेल इंजरी और सेल अडेप्टेशन पढ़ रहे थे। अडेप्टिव में आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का नाम है, मतलब एक ही ट्रॉफी है, सेल का साइज बढ़ेगा, सेल एक ही रहेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ा, हार्मोनल स्टिमुलेशन हुआ जिसकी वजह से। हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया मतलब सेल के जो सेल नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये हाइपरप्लेसिया कंडीशन होती है। आपके कॉजेज ये सब हो सकते हैं। मेटाप्लेसिया आपका रिप्लेसमेंट है एक सेल टाइप का दूसरे सेल टाइप से, मतलब कॉलमनर्स का आपके किससे रिप्लेसमेंट हो रहा है, दूसरे किसी भी टाइप से, क्यूबॉइडल हो, चाहे आपका स्ट्रिप्ड हो, स्क्वेमस हो, कुछ भी हो, आपके एक सेल टाइप का दूसरे के सेल टाइप से रिप्लेसमेंट हुआ। कॉलमनर से नहीं रिप्लेस होगा, दूसरे से होगा। ये क्रॉनिक इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन का है। अब आपका डिस्प्लेसिया है। डिस्प्लेसिया आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ या डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो गई, वो आपके प्री कैंसरस कंडीशन में भी आ जाता है, प्री नियोप्लास्टिक कंडीशंस में भी आता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसिया है। ये सारी चीजें हम अपने सेल एडेप्टेशन में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से, आई नो आपको याद होगा, बट रिवीजन के लिए आप याद रखना कि एडेप्टिव चेंजेस, सेल को एडेप्टिव चेंजेस क्या क्या करने पड़ते हैं, किस वजह से, क्या कॉज होता है सरवाइव करने के लिए, मतलब क्या कॉज है सेल को अडेप्ट करना है जिसकी वजह से सेल को ये सब चीजें काम करनी पड़ रही हैं, राइट। तो वो सब आप एडेप्टिव चेंजेस के थ्रू याद कर सकते हो। ठीक है, देन आपको नोट्स डिटेल में चाहिए, उसके लिए फर्स्ट होप ऐप डाउनलोड कर लेना। आपको फर्स्ट होप ऑलरेडी आई थिंक आप डाउनलोड अभी तक कर चुके हैं, तो आपको प्रॉपर नोट्स अभी तक मिल चुके होंगे। नोटपैड मेंटेन कर रहे हो, जहां पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है तो वो चीजें ऐड करते रहना कि जिससे कुछ भी मिस ना हो। और नोट्स की तो चिंता है ही नहीं वैसे भी आपको कि मिलना तो है, पढ़ आप लिए ही हो यहाँ पर। और अब देखो अच्छे से मार्क्स स्कोर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट यूनिट। यहाँ फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं सेकंड यूनिट में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।